भावार्थ बनाओ और कमेंट बॉक्स में लिख दो कि अब तक कहानी में क्या क्या चला है। उपवन से लेकर हंस के गिरने तक, उपवन से शुरू होकर, अच्छा चलो उपवन को पहले साइड में रखते हैं, सिद्धार्थ को उपवन से जाने तक, फिर उपवन की सुंदरता का बखान करने तक, और उसके बाद हंस का नीचे गिरने तक, और हंस फिर अंत तक आता है हंस पर अपना दावा करने के लिए। उसके बाद क्या होता है, दोनों में सिद्धार्थ कहता है मैं नहीं जीतूंगा इस हंस को, क्योंकि उसकी देखभाल करता है, उसको नया जीवन प्रदान किया। यहाँ पर आके तो दोनों की क्या होगी, वहां तक पहुंचने के बाद न्यायालय में, ठीक है। अब माँ ने कविता कहानी बंद करते हुए फैसला किसको दिया कि फैसला कौन करेगा, राहुल जो है यशोधरा और सिद्धार्थ का। एक आंसर देना जरा बेटा क्वेश्चन का, आपसे पूछूं बगीचे में कैसे कैसे फूल खिले थे, जरा आप भी बताना और आप भी बताना, बगीचे में कैसे बन बन के रंग बिरंगे, वेरी गुड बेटा, रंग बिरंगे फूल खिले थे। आप भी जरा दिमाग में जोर डालना पहले क्या क्या हुआ है इसमें, हर एक चीज में। जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूं आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, और आप सबको मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा, ठीक है भाई। अरे यार जब पक्षी गा रहे थे तब अचानक क्या हुआ था, जब पक्षी गा रहे थे बताना जरा, जब पक्षी गा रहे थे तब अचानक क्या हुआ, शिकारी ने एकदम से तीर मार दिया और हंस हंस घायल हो गया। अचानक से हंस क्या है बगीचे में आके गिरा था उपवन पे, और उपवन में कौन था, उपवन में कौन था, सिद्धार्थ। कौन था, सिद्धार्थ। तो ध्यान रखना सिद्धार्थ था उपवन में। उपवन की व्याख्या मैं आपसे पूछूंगा, आपको बखान करना उपवन में क्या क्या था, ठीक है। और आपको भी वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप राधे एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 7th क्लास की बुक है मल्हार, उसका पहला चैप्टर करेंगे जो है कविता, जिसका नाम है माँ कहे एक कहानी। बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपको इसके भावार्थ के साथ और हर एक शब्द का अर्थ बताते हुए हम चलेंगे, ठीक है गाइस। देखो बेटा, माँ कहे एक कहानी तो है कविता का नाम, जो है संवाद इसमें दिया गया है, जिसमें माँ पिता सिद्धार्थ आगे चलकर गौतम बुद्ध की एक घटना सुनाते हैं। किसकी घटना सुनाती है, गौतम बुद्ध की। कौन सुनाएगी, माँ। माँ का नाम क्या है बेटा, यशोधरा। और उनका किसको सुनाएगी, अपने बेटे राहुल को। तो ये बात ध्यान रखना। और कवि कौन है, कवि का क्या नाम है, श्री मैथिली शरण गुप्त। इनका जन्म 1886 में हुआ था, निधन 1964 में हुआ था। तो बेटा ध्यान रखना और कमेंट बॉक्स में लिख देना कवि का नाम, याद रहेगा आपको। और आप सब भी अभी थोड़ी देर में आपसे पूछूंगा सवाल, आपसे पूछूंगा सवाल और आपसे पूछूंगा सवाल, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों को बताना है, ठीक है। चलो बेटा शुरू करते हैं। माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। बेटा क्या कहता है, माँ कहे एक कहानी, यानी कि सुना दे मुझे कहानी। राहुल अपनी माँ यशोधरा से बार बार कहानी सुनाने की जिद करता है। राहुल है बच्चा, बेटा किसका, बेटा यशोधरा का। वो अपनी माँ यशोधरा से जिद करता है, किसकी जिद करता है, कहानी की। ये कहानी सुना दो माँ यार, एक कहानी सुना दो। माँ कहती है हंसी मजाक में, माँ हल्की फुल्की मजाक में क्या पूछती है, क्या कहती है, क्या राहुल ने उसे अपनी नानी समझ लिया है, समझ लिया नानी। इसी नोकझोंक से कविता शुरू होती है। ये हल्की फुल्की नोकझोंक थी, आगे चलकर इसमें करुणा, दया और निर्दयी, निर्दयी शब्द आएंगे, तो बेटा उनका ध्यान रखना। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। तो बच्चा मैं ये भावार्थ बताने से पहले आपको बता देता हूँ, चेटी का मतलब क्या है बेटा, दासी या सेविका, और लेटी ही लेटी मतलब लेटे ही लेटे। तो बेटा इसका भावार्थ क्या है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। राहुल कहता है कि दासी यानी कि चेटी, देखो चेटी का मतलब दासी। उसे बताया है कि माँ खुद नानी की बेटी है, उसकी खुद की नानी की बेटी है। यानी जैसे नानी कहानियां सुनाती थी वैसे ही माँ भी सुना सकती है। फिर वह लाड से कहता है कि माँ लेटे लेटे कहानी सुना, और पूछता है कि कहानी में राजा है या रानी। अपनी माँ को क्या कहता है, लाड से कहता है, प्यार से क्या, माँ उठ मत, लेटे लेटे कहानी सुना दे, बट एक बस एक कहानी सुना दे। तेरी माँ भी तो तुझे सुनाती थी, सबकी माँ सुनाती है, तो माँ सुना दे कहानी। बेटा कौन कहानी सुनने की जिद कर रहा है, जरा नाम बताना। राहुल। राहुल, वेरी गुड बेटा। आप भी कमेंट बॉक्स में लिखना किससे सुन रहा है वो, माँ। माँ का नाम है यशोधरा, जरा कमेंट बॉक्स में लिखना यशोधरा। अच्छा तो कवि का क्या नाम है, मैथिली शरण गुप्त।
सारे बच्चे भूल गए, आप मत भूल जाना। मैथिली शरण गुप्त कवि का नाम है, ठीक है। ध्यान देना हर एक चीज पर, मैं क्या क्या पूछ रहा हूँ, क्या क्या बता रहा हूँ बार बार। चलो बेटा, तू है हट्टी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुरभि मन मानी, जहां सुरभि मन मानी, हाँ माँ यही कहानी। ठीक है बेटा। अब बेटा हट्टी का मतलब इसमें है जिद्दी, और मान धन का है मान सम्मान चाहने वाला। उपवन बगीचा सवेरे सुबह, तात का मतलब है पिता, भ्रमण का मतलब है घूमना, और सुरभि यानी कि सुगंध, फूलों की सुगंध वगैरह स्मेल। मनमानी यानी मनचाही फैली हुई, मनचाही। ठीक है बेटा। अब इसमें क्या कहता है प्रसंग में, भावार्थ क्या है इसका, माँ यशोधरा राहुल को जिद्दी कहती है। क्या कहती है? जिद्दी। और कहानी शुरू करती है, राहुल के पिता सिद्धार्थ सुबह सुबह एक सुंदर बगीचे, बगीचे को क्या बोला गया इनमें प्रसंग में? उपवन। उपवन। वेरी गुड बेटा। घूमने जाया करते थे जहाँ मन को भाने वाली सुगंध फैली रहती थी, फूलों की सुगंध वहाँ पर फैली रहती थी पूरे उपवन में। कौन जाता था वहाँ पर बेटा? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कौन है? राहुल के पिता। आप सब ध्यान रखना बेटा, मेरे को आंसर करना है। उपवन में बेटा क्या फैली रहती थी? सुगंध। और उपवन में यानी कि बगीचे में कौन जाते थे? सिद्धार्थ और उसके पापा। सिद्धार्थ और उसके पापा। ये देखो बेटा, बच्चा भूल गया। ठीक है, सिद्धार्थ और उसके पापा नहीं, सिद्धार्थ जाया करते थे और माँ यशोधरा उनको कहानी सुना रही है। ठीक है, किसको कहानी सुना रही है? अपने बेटे को। यशोधरा अब राहुल उनका बेटा उनको कहानी सुना रही है, अपने उसके पिताजी की, सिद्धार्थ की कहानी सुना रही है। वो सुबह सुबह जाते थे उपवन में, जहाँ पर फूलों की सुगंध आती थी। अच्छा वहाँ पर बढ़िया मौसम वातावरण था, उन्हें वहाँ डेली सुबह जाना अच्छा लगता था इनको, सिद्धार्थ को। वरण वरण के फूल खिले हैं, झलमल कर हिमबिंदु झिले हैं, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, हाँ यही कहानी। ठीक है बेटा। वर्ण वर्ण का क्या मतलब है, पहले आप ये समझ लो। वर्ण वर्ण का मतलब अलग अलग रंग, अलग अलग रंग। ठीक है। झलमल, अब झलमल का मतलब चमकना। क्या है बेटा? चमकना। क्या है? चमकना। हिमबिंदु यानी कि ओस की बूंदे, इसकी ओस की बूंदे। झिले थे, झिलमिला रहे थे, हल्के झोंके हल्की हवा के। ठीक है भाई, हल्की हवा के। यह छंद क्या कहता है? यह छंद बगीचे की सुंदरता का वर्णन करता है। कहाँ की? बगीचे की। बगीचे को क्या नाम दिया गया, क्या शब्द दिया गया था इसमें? उपवन। रंग बिरंगे फूल खिले थे। कहाँ पर? उपवन में क्या खिले थे? रंग बिरंगे फूल खिले थे, उपवन में खिले थे। और उपवन में कौन गए थे? सिद्धार्थ। ठीक है, यानी कि राहुल के पिता। और उनकी माँ, राहुल की माँ सुना रही है कहानी। सबसे अच्छे से ध्यान से सुनना। ठीक है। ओस की बूंदे चमक रही थी। ओस की बूंदे क्या थी? चमक रही थी। कहाँ पर? उपवन पर। हल्की हल्की हवा के झोंके चल रहे थे और पानी लहरा रहा था। यह एक शांत सुंदर सुबह का दृश्य है। ठीक है भाई, शांत सुंदर सुबह का दृश्य है। और सुबह कौन जा रहा है उपवन में? सिद्धार्थ। याद रखना। ठीक है। वर्णन क्या था? रंग बिरंगे फूल खिले थे। कहाँ पर फूल खिले थे? उपवन में, यानी कि बगीचे में। आते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खर सर से, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। अब उसमें आगे करुणा आ गई है। ठीक है। खग का मतलब है पक्षी, कल कल स्वर से यानी कि मीठी मधुर आवाज, मीठी आवाज। सहसा यानी कि अचानक, विद्ध यानी कि घायल, घायल आप याद रखना, विद्ध का मतलब घायल। खर यानी कि तेज धार वाला तीर। पक्ष, पक्ष का मतलब है पंख। हानि यानी कि नुकसान या क्षति। ठीक है, इसका ध्यान रखना। भावार्थ, पक्षी मीठी आवाज में गा रहे थे। क्या गा रहे थे? पक्षी। कौन गा रहा था? पक्षी मीठी आवाज में गा रहे थे। तभी अचानक एक हंस तेज धार वाले तीर से बिंद कर यानी कि घायल होकर गिर पड़ा। इससे तीर से घायल होकर गिर पड़ा। कवि ने इस घटना का, आप देखो कवि ने इस घटना का क्या प्रयोग किया? निर्दोष पक्षी के प्रति अकेटक की क्रूरता दिखाने और करुणा व हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए किया है। ठीक है। अब इसमें जो कवि ने जो बताया है ना, वो क्या बताया है? हिंसा के बीच संघर्ष, अकेटक की क्रूरता और करुणा व हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए किया है। अब देखते हैं, कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। एक हंस आकर गिर पड़ा है उपवन में। उपवन में कौन है? सिद्धार्थ है। अब वो सिद्धार्थ क्या करेगा उसके साथ, और किसी ने उसको तीर मारा है, वो सब अब
प्रसंग में देखें। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में अखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। अब कोमल से कठिन हो गई कहानी, ठीक है। अखेटक का मतलब बेटा शिकारी। अखेटक कौन है? शिकारी, जिसने हंस को तीर से मारा है। लक्ष्य सिद्धि यानी कि निशाना सही लगना, मानी यानी कि अभिमानी, गर्व करने वाला, कोमल कठिन यानी कि नरम भी और कठोर भी। अब बेटा इसका भावार्थ, सिद्धार्थ चौंक जाते हैं और तुरंत घायल हंस को उठाकर उसकी देखभाल करते हैं। अब सिद्धार्थ गया चौंक, क्योंकि ऊपर से आगे गिरा हंस, ठीक है। वो चौंक कर उसे उठाते हैं और उसकी देखभाल करने लगते हैं, ठीक है। मानो उसे नया जीवन मिल गया। किसको नया जीवन मिल गया हो? हंस को। ठीक इसी समय एक शिकारी अखेटक वहां आ पहुंचता है, जो अपने निशाने पर गर्व करता है, जो अपने निशाने पर गर्व करता है। वही तीर उसी ने चलाया था, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आप देखो कितना माँ ने क्या कहानी सुनाई। उपवन के पहले उपवन के बारे में वर्णन हुआ कि वहाँ की सुंदरता, सुगंध के बारे में वर्णन हुआ। उसके बाद वो जब सवेरे घूमने गए थे उपवन में, फिर उसके बाद क्या हंस आके गिरा है। अब देखो हंस घायल है, सिद्धार्थ ने उसे उठाया है और उसके बाद अखेटक आया है। अब अखेटक क्या करेगा, सिद्धार्थ क्या करेगा, वो सब आगे प्रसंग में हम देखेंगे, ठीक है। बने रहना, इसमें बहुत रोचक है, मजेदार एकदम। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तात का मतलब मैंने आपसे पूछा था, पहले ही बताया था तात का मतलब क्या है। तब उसने जो था खत बख्शी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। अब देखो पहले मैं आपको मतलब बता देता हूँ। आहत का मतलब घायल, ठीक है। तात का मतलब पिता, पहले ही बताया था। रक्षी यानी कि रक्षा करने वाला। अब खत पक्षी यानी कि पक्षियों को मारने वाला। खत पक्षी जो पक्षियों को मारने वाला, ठीक है। हट करने की ठानी, जिद करने का निश्चय करने वाला, जो जिद कर लेता निश्चय कर लेता। अब देखो बेटा इसका भावार्थ, शिकारी घायल हंस को वापस मांगता है। कौन मांगता है? शिकारी। किससे मांगता है? किससे मांगता है बेटा? कमेंट बॉक्स में लिखना किससे मांगता है? सिद्धार्थ से, ठीक है। अब ये सिद्धार्थ कहाँ से आ गया? सिद्धार्थ कहाँ थे? उपवन में थे। कहाँ थे? उपवन में थे। उपवन में क्या थे? वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, यानी कि रंग बिरंगे फूल खिले थे। याद रखना है सारी बातें, ठीक है ना। और क्या क्या था वहां पर? ओस की बूंदें चमक रहे थी, ठीक है। हवा के झोंके चल रहे थे, वो था वर्णन उपवन का, ठीक है। अब यहाँ पर रक्षक और एक भक्षक आ चुके हैं, ठीक है। हंस आया है बीच में, एक दो पात्र और बढ़ गए हैं, ठीक है, कहानी इस पूरी कविता की। अब देखो शिकारी घायल हंस को वापस मांगता है। किससे मांग रहा है? सिद्धार्थ से, क्योंकि उसने ही उसे तीर से मारा था। लेकिन सिद्धार्थ हंस के रक्षक बन चुके थे और उसे लौटाने से मना कर देते हैं, कहना नहीं दूंगा भाई। इस पर पक्षियों को मारने वाला वह शिकारी जिद पर अड़ जाता है। क्या अड़ जाता है? जिद पर अड़ जाता है कि देखिए मैं तो अपना शिकार लेके रहूंगा। सिद्धार्थ जी, अब सिद्धार्थ जी क्या कहते हैं? अखेटक मैं भी नहीं दूंगा, ठीक है। अभी विवाद हो जाता है। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, ठीक है। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे सब विषय में। गई बात तब न्यायालय में, न्यायालय मतलब अदालत। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। अब देखो विवाद क्या आया है? विवाद। अब देखते हैं विवाद का मतलब सबको पता है झगड़ा, ये सबको पता है झगड़ा। सदैव दयालु, निर्दय यानी कि निर्दयी, बेरहम, उभय दोनों, अग्री जिद पर अड़ा हुआ, अग्नि, सब विषय अपनी ही बात पर, सब विषय मतलब अपनी ही बात पर, न्यायालय यानी कि अदालत, व्यापक यानी कि फैली हुई, यानी कि वो कहानी फैल गई है। अब आप खुद से बनाने की कोशिश करना कि क्या बताया जा रहा है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। आप सब भी दयालु सिद्धार्थ और निर्दयी शिकारी के बीच झगड़ा बढ़ जाता है। किसके बीच झगड़ा बढ़ जाता है? इसके बीच कमेंट बॉक्स में लिखना। दयालु शिकारी और सिद्धार्थ। दयालु शिकारी, बच्चा कह रहा है दयालु शिकारी, तो बेटा आप कोई नहीं। दयालु है सिद्धार्थ और निर्दयी है शिकारी के बीच झगड़ा बढ़ जाता है, ठीक है भाई। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। कौन कौन? यहाँ पर दयालु कौन है? सिद्धार्थ। नहीं, शिकारी है ना। चलो दयालु हमारे सिद्धार्थ और दूसरी तरफ कौन है? हमारे क्रूर अखेटक, निर्दयी अखेटक यानी शिकारी, ठीक है। दोनों अपनी बात पे अड़ जाते हैं, ठीक है। एक रक्षक और एक भक्षक। आखिरकार मामला न्यायालय में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? न्यायालय में, यानी कि अदालत में।
और यह बात दूर दूर तक फैल जाती है। कहाँ दूर दूर तक फैल जाती है, आपको पता है बात नहीं ऐसी फैलती है। अब देखते बेटा इस प्रसंग में, राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लू तेरी बानी। बानी का मतलब आप पहले कमेंट बॉक्स में लिखना बानी मतलब क्या है। निर्णय यानी कि फैसला, निर्भय यानी कि निडर यानी कि बिना डर के, और बानी मतलब कमेंट बॉक्स में। कहानी सुनाते सुनाते माँ रुक जाती है। माँ कौन रुक जाती है, माँ। क्यों रुक जाती है, क्यों रुक जाती है भाई, कमेंट बॉक्स में बताओ क्यों रुक गई माँ। तो समझो इसकी कहानी, इसकी कविता का मतलब। चलो मैं बता देता हूँ, आप पोज करके फिर भी कमेंट बॉक्स में लिखना कि क्यों रुक गई माँ, कहानी सुनाते सुनाते क्या चाहती है, ठीक है ना। वो राहुल को कुछ सिखाना चाह रही है, क्या सिखाना चाह रही है कि भैया निर्णय कैसे लिया जाए, न्याय कैसे किया जाए, न्याय के लिए क्या दिमाग में होना चाहिए, न्याय कैसे होता है, आप पहले अपनी वाणी से बताओ, है ना। कुछ ऐसा भी हो सकता है। कहानी सुनाते सुनाते माँ रुक जाती है और खुद फैसला ना सुनाकर राहुल से पूछती है। खुद फैसला नहीं सुनाती है, किससे पूछती है, राहुल से, ठीक है भाई। कहानी की अब किस, देखो कहानी में अब कितने पात्र आ चुके हैं, यशोधरा, राहुल, सिद्धार्थ, अखेटक यानी शिकारी और हंस, ठीक है। अब न्यायालय में बात जाती है, ठीक है। उसके बाद माँ रुक जाती है कि न्याय कौन करेगा। देखो माँ राहुल से ही पूछती है, तू ही बता न्याय किसके पक्ष में होना चाहिए, किसके पक्ष में न्याय होना चाहिए, रक्षक या भक्षक। क्योंकि अब वो देखो यहाँ मैंने कुछ नोट दिया है आपको, क्योंकि वह चाहती थी कि राहुल खुद सोचकर यह सही गलत का फैसला करना सीखे। खुद सोचकर सही गलत का फैसला करना सीखे। कौन सीखे, राहुल। क्या फैसला सीखे भाई, क्या करना सीखे, फैसला सही है या गलत है, ये सब कौन सीखे, राहुल। ये कौन कह रही है, यशोधरा माँ, ठीक है। उसकी माँ है यशोधरा, वो कह रही है। इसके जरिए रक्षक और भक्षक की जो कहानी सिद्धार्थ की राहुल के पिता के बारे में जो उन्होंने कहानी सुनाई है, उसके जरिए, ठीक है, फैसला करना चाहिए ताकि उसमें सही और गलत की समझ विकसित हो सके। किसकी भी कौन सी समझ विकसित हो सके, क्या सही और क्या गलत है, ठीक है ना, वो उनमें तुलना कर सके। आप भी बताना कि इसमें कौन सही है, क्यों सही है। हो सकता है अखेटक भी सही हो, किसी के जरिए भाई कोई चाहता है अखेटक ठीक हो, क्योंकि पहले के रूल होते थे, जिसने पहले शिकार किया वो शिकार उसी का ही है। पहले रूल ऐसे नियम होते थे, क्योंकि पहले सब शिकार भी करते थे, ठीक है ना। तो आप सब इसके बारे में बताना। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे ना उबारे, रक्षक पर भक्षक को उबारे न्याय दया का दानी। ठीक है बेटा, अब मैं आपको मतलब समझाता हूँ पढ़ के शब्दों में। निरपराध निर्दोष बेकसूर, उबारे यानी कि बचाए, रक्षक यानी कि बचाने वाला, भक्षक यानी कि खाने मारने वाला, ठीक है, दानी गुण रखने वाला, देने वाला। तो अब इससे आप भावार्थ बनाओ और कमेंट बॉक्स में लिख दो कि अब तक कहानी में क्या क्या चला है। उपवन से लेकर हंस के गिरने तक, उपवन से शुरू होकर, अच्छा चलो उपवन को पहले साइड में रखते हैं, सिद्धार्थ को उपवन से जाने तक, फिर उपवन की सुंदरता का बखान करने तक, और उसके बाद हंस का नीचे गिरने तक, और हंस फिर अखेटक आता है हंस पर अपना दावा करने के लिए। उसके बाद क्या होता है, दोनों में सिद्धार्थ कहता है मैं नहीं दूंगा इस हंस को, क्योंकि उसकी देखभाल करता है, उसको नया जीवन प्रदान किया। यहाँ पर अखेटक, तो दोनों की क्या होगी, नोक-झोंक। कहाँ तक पहुंच गई बात, न्यायालय में, ठीक है। अब माँ ने कविता कहानी बंद करते हुए फैसला किसको दिया कि फैसला कौन करेगा, राहुल, जो है यशोधरा और सिद्धार्थ का बेटा राहुल, ठीक है ना। वो कहानी सुन रहा है, उसने जिद भी की थी, शुरुआत में उसने जिद की थी, कहानी सुना। अब फैसला कौन सुनाएगा, राहुल, जैसा कि इस प्रसंग में, इससे पहले प्रसंग में सुना था, ठीक है ना भाई। मैंने आपको सब बताया है। अब एक आंसर देना जरा बेटा क्वेश्चन का, आपसे पूछूं बगीचे में कैसे फूल खिले थे, जरा आप भी बताना और आप भी बताना, बगीचे में कैसे वर्ण के रंग बिरंगे, वेरी गुड बेटा, रंग बिरंगे फूल खिले थे। आप भी जरा दिमाग में जोड़ डालना पहले क्या क्या हुआ है इसमें, हर एक चीज में। जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूं आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, और आप सबको मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा, ठीक है भाई। अरे यार जब पक्षी गा रहे थे तब अचानक क्या हुआ था, जब पक्षी गा रहे थे बताना जरा, जब पक्षी गा रहे थे तब अचानक क्या हुआ, शिकारी ने एकदम से तीर मार दिया और हंस घायल हो गया। अचानक से हंस क्या है बगीचे में आके गिरा था उपवन पे, और उपवन में कौन था,
उपवन में कौन था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। कौन था? सिद्धार्थ। तो ध्यान रखना, सिद्धार्थ था उपवन में। उपवन की व्याख्या मैं आपसे पूछूंगा, आपको बखान करना उपवन में क्या क्या था, ठीक है, और आपको भी। चलो, राहुल जवाब देता है, जो निर्दोष को मारना चाहता है कोई तो उसे बचाना ही चाहिए, है ना भाई। जो निर्दोष को मारना चाहता है कोई तो उसे बचाना चाहिए। रक्षक की जगह भक्षक को तरजीह नहीं दी जानी चाहिए। किसको? भक्षक को। ठीक है। राहुल का फैसला कि सच्चा न्याय वही है जिसमें दया भी शामिल हो। ये बात ध्यान रखना, सच्चा न्याय वही है जिसमें दया और करुणा शामिल हो। ठीक है। चलो, इसने सही आंसर दिया कि गलत आंसर दिया, जरा अभी पढ़ के कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाँ यहाँ ऑफलाइन में बच्चों ने गलत आंसर दिया। ठीक है। चलो, अब गुणी यानी कि समझ लिया, गुण यानी कि ग्रहण कर लिया। चलो, गुणी यानी कि समझ लिया, गुण यानी कि गुण ग्रहण कर लिया, यानी गुणी का है समझ लिया, गुण ग्रहण कर लिया। गुण की अच्छी बात ग्रहण कर लिया। राहुल का उत्तर सुनकर माँ यशोधरा प्रसन्न हो जाती है। कौन प्रसन्न हो जाती है? माँ यशोधरा। किसका जवाब सुनकर प्रसन्न हो जाती है? राहुल। राहुल जी, वेरी गुड। आप ही कमेंट बॉक्स में लिखना क्या हो। और कहते कि उसने कहानी को सचमुच समझ लिया। क्या है? उसने कहानी को सचमुच समझ लिया। किसने शुरू किया? राहुल ने, यानी कि बेटे ने। इसका बेटा है यशोधरा। और कविता के अंत तक यह समझ आ जाता है कि न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए बेटा? न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए। यही इस कविता का सबसे बड़ा संदेश है। न्याय हमेशा दया और करुणा के साथ होना चाहिए। ठीक है भाई। प्यारे बच्चों, सब कुछ मैंने आपको अच्छे से समझाया है। इसका पीडीएफ मैं लिंक में डाल दूंगा और अच्छे से पढ़ के अब मैं कल इसकी एक और वीडियो पार्ट 2 इसका डालूंगा जिसमें हम सॉल्यूशन करेंगे। वैसे मुझे लगता नहीं कि सॉल्यूशन आप ना कर पाओगे, मैंने हर एक चीज का आपको आंसर दिया है, हाईलाइट भी मैंने किया था इसके अंदर। ठीक है। तो फिर भी कल एक सॉल्यूशन का वीडियो पार्ट 2 बहुत ही जल्द ले आएंगे आपके लिए, ये इसके डलने के बाद। ठीक है। इसके अपलोड होने के बाद हम आपके पास सॉल्यूशन लेकर आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।